हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ ए बी सी A dash B dash C dash are the fit of the six normals from a given point to the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1, and the plane ABC is given by Lx plus ny plus nz equals to p. Prove that the plane A dash B dash C dash is given by x upon a square L plus y upon b square m plus z upon c square n प्लस 1 अपॉन पी इक्वल्स टू 0। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? आपसे कह रहा है अगर ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश, ये क्या है 6 फीट ऑफ 6 नॉर्मल। हमें पता है हम एक पॉइंट से 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं एक एलिप्सॉइड को। अगर 6 नॉर्मल ड्रॉ करें तो 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, तो उनके नाम दिया हुआ है। पहले 3 के ए बी सी, दूसरे 3 के ए डैश बी डैश सी डैश दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि द प्लेन एबीसी इज गिवन बाय, यानी जो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे जहां पे फीट ऑफ नॉर्मल बन रहा था, इनसे अगर मैं एक प्लेन को ड्रॉ करूं तो उसकी इक्वेशन क्या है? Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। तो आपसे बोल रहा है कि अगले जो 3 है ए डैश बी डैश सी डैश, अगर इनसे मैं प्लेन बनाऊं तो ये इक्वेशन आनी चाहिए। तो बताइए सोल्यूशन। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो एलिप्सॉइड दिया हुआ है उसे आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन में द given ellipsoid is क्या है? x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप एक चीज याद रखिएगा, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, जैसे ये हमारा एक एलिप्सॉइड है तो हम एक पॉइंट जो एलिप्सॉइड के ऊपर नहीं है उससे ड्रॉ करते हैं, आपके नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो उसको हम ले लेंगे x1 y1 z1। आप चाहो तो उस पॉइंट को कोई नाम दे दो, चाहो तो मत दो। तो आप लिखेंगे लेट x1 y1 z1 be the coordinates of point from where the normal is drawn to ellipsoid 1 is drawn to ellipsoid 1 and alpha beta gamma be the coordinates of feet of the नॉर्मल। अब समझ में आया मैंने क्या लिखा कि x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहां से मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, और जहां पे भी वो एलिप्सॉइड को जाके परपेंडिकुलर टच करेंगे, यानी टेंजेंट प्लेन को परपेंडिकुलर रहेंगे, यानी नॉर्मल रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अल्फा बीटा गैमा, यानी फीट ऑफ परपेंडिकुलर।
तो आप लोगों को याद है, अब मैं आपको याली स्टेप आपको अब डायरेक्ट लिखना है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ ना, जिसपे हम अल्फा की वैल्यू आपको याद होगा कुछ इस तरीके से लिखते थे, ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा, बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा, गैमा इक्वल टू सी स्क्वायर जेड वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा। ये हमने कल प्रूव किया था। आपको ये वाली वैल्यू डायरेक्ट यूज करना है। कैसे आती याद है ना, हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते थे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहता था, अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन आपको बताना चाहूँ, वो नॉर्मल अल्फा बीटा गैमा पे जाके टच कर रहा था, तो हम उसकी इक्वेशन लिखते थे एक्स माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बीटा बाय बी स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस गैमा अपॉन गैमा बाय सी स्क्वायर। मैंने बताया था जब भी 6 नॉर्मल वाला क्वेश्चन लेंगे तो नीचे हमेशा हम क्या लिखते, डायरेक्शन रेशियोज लिखते। इसको हम लोग लेते थे इक्वल टू लैम्बडा। फिर ये जो नॉर्मल है ये पास होने वाला है इस पॉइंट से, क्योंकि इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करने वाले थे आप x1 y1 z1 से, तो इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से बताइए x1 की वैल्यू क्या आती है, x1 की वैल्यू आती है लैम्बडा अल्फा बाय ए स्क्वायर प्लस अल्फा, इधर प्लस इधर गया तो माइनस, इधर गया तो प्लस। y1 की वैल्यू क्या आएंगे, अली वाली डिवीजन में इधर जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा लैम्बडा बीटा बाय बी स्क्वायर प्लस बीटा, और z1 की वैल्यू लैम्बडा गैमा बाय सी स्क्वायर प्लस गैमा आएगा। यहाँ से फिर हम अल्फा को कॉमन निकालते तो x1 की वैल्यू आती थी लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अल्फा, y1 की वैल्यू आती थी लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बीटा, याद है ना बी स्क्वायर क्रॉस होता था, फिर यहाँ से बीटा को कॉमन लेते थे। और सिमिलरली z1 की वैल्यू आती थी लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू गैमा। तो अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू क्या आएंगे, ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा, बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर वाई वन प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा, गैमा इक्वल टू सी स्क्वायर जेड वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा। तो इतना पूरा पार्ट आप फिर से सॉल्व करके दिखाएंगे क्या, नहीं, आपको अब इतना पार्ट कर लेना है याद। और अगर याद नहीं है तो रफ में सॉल्व कर लेना, क्योंकि पेपर में आपके पास इतनी जगह नहीं रहेंगी कि आप हर एक पॉइंट को ऐसा सॉल्व करके दिखा सकें। तो यहाँ पे हमें अल्फा बीटा और गैमा के बीच में रिलेशन मिल गया। फिर आपको याद होगा 6 रूट हम किस तरीके से निकालते थे, आप लिखेंगे फॉर 6 फीट ऑफ नॉर्मल्स, या तो लिखो वी कैन फाइंड 6 फीट ऑफ नॉर्मल we can find 6 feet of normals by using equation, क्या थी इक्वेशन याद है, यहीं से आप निकाल सकते हैं। यहां से मैं अल्फा अपॉन ए की वैल्यू निकालता था, क्या रहता था ए एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा, बीटा अपॉन बी की वैल्यू रहती थी बी वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा, गैमा बाय सी की वैल्यू रहती थी सी जेड वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा। क्योंकि यहाँ पे आपका अल्फा बीटा गैमा इस अल्फा बीटा गैमा ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ नॉर्मल, मतलब अल्फा बीटा गैमा ये इस एलिप्सॉइड के ऊपर आ रहे, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी एक्स के जगह मैं अल्फा लिख सकता हूँ, वाई के जगह बीटा, जेड के जगह गैमा। तो इक्वेशन क्या बनेंगी, अल्फा अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन बी का स्क्वायर प्लस गैमा अपॉन सी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिलता था यहाँ से, अल्फा अपॉन ए का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन बी का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाय वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस गैमा अपॉन सी का स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर जेड वन का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको बार बार पूरी इक्वेशन सॉल्व करके दिखाना नहीं है, यानी टॉपिक को हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, विच इज ऑफ डिग्री 6 in lambda where lambda is a parameter या तो स्केलर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। याली इक्वेशन कैसे निकाले आपको समझा ना,
आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखो चाहे ऐसा लिख दो, दैट इज ए स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड वन का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, और इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3। समझा क्या क्या मैंने? बस इक्वल टू 0 का फॉर्म बनाया, और कुछ भी बताया क्या? नहीं। मतलब मैं जब ये इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेंगे 6 वैल्यू ऑफ लैम्बडा, जिससे मुझे 6 वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गैमा मिलेंगे, मतलब 6 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। और वो 6 कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पहले 3 होंगे ए बी सी और दूसरे 3 होंगे ए डैश बी डैश सी डैश। आ रहा है? अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है हियर, द इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC इज क्या है? LX प्लस NY प्लस NZ इक्वल्स टू P है, वेयर ABC ये क्या है? आर फीट ऑफ नॉर्मल है, वेयर ABC आर फीट ऑफ नॉर्मल्स। अगर ये फिट ऑफ नॉर्मल्स है, फिट ऑफ नॉर्मल से मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ये है मेरा एलिप्सॉइड, यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1 z1, यहां से मैंने नॉर्मल को ड्रॉ किया तो इंटरसेक्ट हुआ पॉइंट ए में, इंटरसेक्ट हुआ पॉइंट बी में, इंटरसेक्ट हुआ पॉइंट सी में, तो यहां से मैंने ड्रॉ कर लिया एक प्लेन, यानी ए बी सी ये तीनों पॉइंट भी किसके ऊपर आ रहे हैं? एलिप्सॉइड के ऊपर। तो आपके नॉर्मल जो पॉइंट में एलिप्सॉइड के ऊपर टच करती है उसको मैंने क्या लिया हूं? अल्फा बीटा गैमा। ये होते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ नॉर्मल, और यहाँ पे ए बी सी क्या है? फीट ऑफ नॉर्मल है, यानी अल्फा बीटा गैमा ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गैमा, इसकी वैल्यू आनी चाहिए इक्वल टू पी। आपके पास अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू है क्या? है, अल्फा है ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस अल्फा एल इंटू ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस एम इंटू बीटा की जगह बी स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस एन इंटू गैमा की जगह सी स्क्वायर जेड वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा, यहाँ पे प्लस पी इधर आया तो माइनस पी इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इक्वेशन नंबर कितनी दे चुके हम? 3 तक यूज कर चुके, तो ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 4। आ गया? समझा? तो अब आपको ये इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी, एबीसी क्या है? फीट ऑफ नॉर्मल है, फीट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए हैं? अल्फा बीटा गैमा, मतलब ये अल्फा बीटा गैमा इस प्लेन के ऊपर आएगा, तो x के जगह अल्फा, y के जगह बीटा, z के जगह गैमा, मैंने वैल्यूज को कर दिया सब्स्टिट्यूट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगेन let the equation of plane A dash B dash C dash B L dash x plus M dash y plus N dash z equals to P dash, where A dash B dash C dash are fit ऑफ नॉर्मल्स। ए डैश बी डैश सी डैश भी क्या है? फिट ऑफ नॉर्मल। और कोई भी प्लेन की इक्वेशन आप इस फॉर्म में लिखते हैं, एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि फिर से एक्स वाई जेड ए डैश बी डैश सी डैश ये क्या है? फिट ऑफ नॉर्मल है, मतलब इनके कोऑर्डिनेट कौन से फॉर्म में आएंगे? अल्फा बीटा गैमा की जो 6 वैल्यू में निकालने वाला हूं उसमें से कोई ना कोई वैल्यू इनकी आने वाली है, यानी मैं एक्स की जगह क्या रख सकता हूं? अल्फा, तो आएगा एल डैश अल्फा प्लस एम डैश बीटा प्लस एन डैश गैमा इक्वल्स टू पी डैश। सब्स्टिट्यूट करता आ जाएगा एल डैश, अल्फा की वैल्यू ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस एम डैश इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगा? बी स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा एन डैश इंटू गैमा की वैल्यू सी स्क्वायर जेड वन
अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा, यहाँ पे प्लस पी डैश, इधर आया तो माइनस पी डैश इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5। अब आप समझिए आपने क्या सॉल्व किया। आप कह रहे हैं अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे मिलेंगी लैम्बडा की 6 वैल्यू, जिससे मैं क्या निकालूंगा, 6 पॉइंट निकालूंगा, 6 नॉर्मल के फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा। अब देखिए ये जो 6 फीट ऑफ परपेंडिकुलर मैं निकालने वाला हूं उसमें से 3 कौन से हैं, ए बी सी। तो वो 3 फीट को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे ये इक्वेशन मिली। यहाँ लैम्बडा के टर्म में कितने की है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते, विच इज ऑफ डिग्री 3 इन लैम्बडा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे लैम्बडा की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 3। ये भी कितने डिग्री के, यहाँ पे डिवीजन में 1 का पावर, डिवीजन में 1 का पावर, डिवीजन में 1 का पावर। अगर मैं यहाँ पे इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा। लैम्बडा का सबसे बड़ा पावर क्या मिलेगा, 3, विच इज ऑफ डिग्री 3 इन लैम्बडा। मतलब लैम्बडा की जो 6 वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए उसमें से 3 मैं इक्वेशन 4 से निकाल सकता हूं और 3 इक्वेशन 5 से निकाल सकता हूं। और अगर मुझे 6 की 6 आंसर निकालना है तो उसके लिए मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3। देखो यहाँ पे लैम्बडा का स्क्वायर, लैम्बडा का स्क्वायर, लैम्बडा का स्क्वायर, तो लैम्बडा का स्क्वायर, लैम्बडा का स्क्वायर, लैम्बडा का स्क्वायर, लैम्बडा का पावर 6। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे 6 की 6 लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैसे कर रहे समझ रहा है, मतलब ये इक्वेशन से 6 लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी, ये इक्वेशन से 3 लैम्बडा की वैल्यू मिलेंगी, ये इक्वेशन से 3 लैम्बडा की वैल्यू मिलेंगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि वो इक्वेशन के ये दोनों इक्वेशन क्या है, फैक्टर है ना। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल है 0 से, तो यहां से मुझे एक्स की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, 2 वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ दूं तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। तो अब मुझे x प्लस ए इक्वल टू 0 से x की एक वैल्यू मिलेंगी, x माइनस ए इक्वल टू 0 से x की एक वैल्यू मिलेंगी। तो ये इक्वेशन मुझे जब एक साथ रखा था तो x की कितनी वैल्यू दे रहा था, 2। सेपरेटली किया तो दोनों से कितनी मिल रही, 1 1। अब उस पर लॉजिक लगाओ, साथ में थे तो 6 आंसर मिल रहे थे। अगर मैं इसी का फैक्टर कर दूं तो 3 पहली इक्वेशन 3 दूसरी इक्वेशन बरोबर इक्वल टू 0 का फॉर्म बन रहा है। तो पहली इक्वेशन इक्वल टू 0 3 रूट देगा, दूसरी वैल्यू इक्वल टू 0 3 रूट देगा। यानी अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मेरी ओरिजिनल इक्वेशन मिलनी चाहिए, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि x प्लस ए इक्वल टू 0 और x माइनस ए इक्वल टू 0, मुझे x की 2 वैल्यू मिल रहा है, तो ओरिजिनल इक्वेशन में कैसे निकालूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। आ रहा है पक्के में। तो ये 2 रूट दे रहा था, इनसे मिले 1 1 रूट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ओरिजिनल इक्वेशन मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक इक्वेशन है जो 6 रूट दे रहा है, उसके फैक्टर किया तो 3 3 रूट दे रहा है। तो अगर ये 3 3 रूट वाली वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितने रूट मिलना चाहिए, 6 रूट मिलना चाहिए, यानी ओरिजिनल इक्वेशन मिलना चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 and 5 we should get original equation 3। तो चलिए 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की जगह सीधा कंपेयर कर लेते हैं और लेंदी करने से अच्छा। तो आप लिखेंगे हेंस कंपेयर द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स। चलिए करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को हम कर लेते हैं कंपेयर। करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स से मतलब समझो, पहली इक्वेशन देखो किसके फॉर्म में दिख रही है, मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें।
जो तीन इक्वेशन को मुझे कंपेयर करना है मैं तीनों को एक साथ लिख रहा हूं। आपको फिर से लिखना है क्या? नहीं। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन 3, ये थी हमारी इक्वेशन 4, ये थी इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे पता है कि x1 स्क्वायर की टर्म कब मल्टीप्लाई मिलेंगी, जब यहां का x1 मल्टीप्लाई होंगे यहाँ की x1 की टर्म से। तो जब मैं इसे कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों के x1 का मल्टीप्लीकेशन, यानी l इंटू एल डैश इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए का पावर 4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर। ये इक्वल आना चाहिए किससे, ओरिजिनल इक्वेशन के x1 के स्क्वायर, तो जिसकी वैल्यू है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर आएगा। जिनको नहीं समझा फिर से देखो, यहां पे सेकेंड टर्म क्या है, y1 का स्क्वायर। y1 का स्क्वायर कब मिलेगा, जब इक्वेशन 4 का y1 मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन 5 के y1 से, तो y1 इंटू y1 हो जाएगा y1 का स्क्वायर। तो करस्पॉन्डिंग टर्म देखो तो आएगा m इंटू एम डैश, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे डिवीजन में बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा, बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर। ये इक्वल रहेगा y1 के स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, तो रहेगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर। सेम चीज z स्क्वायर के कोऑर्डिनेट को देखो, z स्क्वायर कब मिलेगा, जब z का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा z से। तो यहाँ पे z का कोऑर्डिनेट क्या है, nc2, यहाँ पे n डैश c2, दोनों मल्टीप्लाई होता है n डैश c का स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, और नीचे सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर। ये इक्वल रहना चाहिए करस्पॉन्डिंग स्क्वायर वाली टर्म के साथ, जो है सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर। एंड सेम चीज कांस्टेंट के लिए, जब पहला कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा दूसरे कांस्टेंट से, तो मुझे मिलना चाहिए ओरिजिनल इक्वेशन का कांस्टेंट। तो समझा कंपेयर कैसे करना है, आपको पता है जब मैं 4 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पे अलग अलग टर्म मिल सकती है, लेकिन मुझे पता है कि जो फाइनल आंसर है उसमें x1 y1 y1 z1 ऐसी कोई टर्म दिख रही है क्या, नहीं। तो मैं पूरी मेहनत करते बैठूंगा क्या, नहीं। मुझे पता है x1 का स्क्वायर कब मिलेगा, जब x1 वाली टर्म मल्टीप्लाई होंगी x1 वाली टर्म से। तो करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करो और इसके साथ इक्वेट कर दो। तो देखिए कुछ कट रहा है क्या, a का पावर 4 मतलब क्या होता है, a स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो बताइए क्या मिला आपको, l इंटू एल डैश ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो एल डैश की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 अपॉन ए स्क्वायर एल। सिमिलरली एम डैश की वैल्यू क्या आ जाएंगी, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचा तो 1, यहाँ पे m और b स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो आएगा एम बी स्क्वायर। एन डैश की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 अपॉन यहाँ पे n और c स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे p इंटू पी डैश की वैल्यू -1, तो p डैश की वैल्यू क्या आएंगी -1 अपॉन p। तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 6। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास l डैश की वैल्यू आ गई, आपके पास m डैश की वैल्यू आ गई, आपके पास n डैश की वैल्यू आ गई। तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में इन्हें सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। लिख सकते क्या, ये आ गया आपके पास m डैश n डैश l डैश की वैल्यू, और आपको याद है आपने लिखा था a डैश b डैश c डैश से जो प्लेन जा रहा है उसकी इक्वेशन क्या है, l डैश x प्लस m डैश y प्लस n डैश z प्लस p डैश इक्वल्स टू 0। लिखा था ऐसा, कहां पे लिखा था हमने, लिखा था, तो सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन a डैश b डैश c डैश इज क्या था l डैश x। l डैश की वैल्यू क्या है 1 अपॉन a स्क्वायर एल, तो आएगा x अपॉन a स्क्वायर एल प्लस m डैश इंटू वाई। m डैश की वैल्यू 1 अपॉन एम बी स्क्वायर, तो आएगा y अपॉन एम बी स्क्वायर या बी स्क्वायर एम प्लस एन डैश जेड। एन डैश की वैल्यू 1 अपॉन एन सी स्क्वायर, आएगा जेड अपॉन सी स्क्वायर एन। फिर उसके बाद इक्वल्स टू पी डैश लिखा था ना शायद हमने शायद इक्वल्स टू पी डैश लिखा था, तो आ जाएगा इक्वल्स टू पी डैश जिसकी वैल्यू 1 अपॉन पी। ऐसा ही आंसर बोला है कि हमको उसने निकालने को, बस यहाँ पे -1/p इधर आएगा तो +1/p आ जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म आगे, हमने स्क्वायर वाली टर्म आगे लिखा है कि पीछे लिखा है, आगे लिखा है, बरोबर। तो आ जाएगा दैट इज x अपॉन a स्क्वायर एल प्लस y अपॉन b स्क्वायर m प्लस z अपॉन c स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन p इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन आपको प्रूव करना था। तो देख रहे क्वेश्चन आसान है, बस आपको बेसिक्स पकड़ के चलना है। एक बार अगर आपने बेसिक्स अच्छे से पकड़ लिए तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी, वरना क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड लगेंगे। अगर आप हर एक चीज सॉल्व करते बैठेंगे तो फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द pit of 3 normals from P to the ellipsoid x square by a square plus y square by b square lie in the plane x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1. Prove that the pit of other three prove that the pit of other three lie in the plane x upon a plus y by b plus z by c plus 1 equals to 0 and p lies on the line and p lies on the line a into b square minus c square x equals to b into c square minus a square y equals to c into a square minus b square z। अब पहला क्वेश्चन तो अभी जो हम देख के आए उसी टाइप का है, और उसमें एक और पॉइंट ऐड कर दिया उसने कि आपको p का लोकस भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए फिर से सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। बोल रहा है इफ द फीट ऑफ 3 नॉर्मल फ्रॉम p टू द एलिप्सॉइड। अब बोल रहा है p से आपको एलिप्सॉइड पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, मतलब ये p के कोऑर्डिनेट रहेंगे x1 y1 z1। जहां से भी हम ड्रॉ करते हैं वो आपका एलिप्सॉइड के ऊपर आता है क्या? नहीं, जहां पे फीट फॉर्म होता है वो एलिप्सॉइड के ऊपर आता है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द given ellipsoid is x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1. Equation number 1. Let the normals to ellipsoid be drawn from point P जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे x1 y1 z1
normal to the ellipsoid 1 be drawn from point P x1 y1 z1 where alpha, beta, gamma are coordinates of foot of normal. आएगा तो ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट P, यानी P से जो आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं उसके फुट आप कौन से टाइप से दिखेंगे, अल्फा बीटा गैमा के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां से मैं अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा। बीटा की वैल्यू बी स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा। गैमा की वैल्यू सी स्क्वायर जेड वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा। फिर से बताने की तो जरूरत नहीं, अभी पिछले क्वेश्चन में बता क्या है कैसे करते हैं। फिर अल्फा बीटा गैमा क्योंकि इस एलिप्सॉइड पे लाया करता है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय सॉरी बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड की जगह गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ से अल्फा अपॉन ए, बीटा अपॉन बी, गैमा अपॉन सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता, तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, आप लिखेंगे वेयर लैम्बडा इज अ पैरामीटर, the 6 feet of perpendicular can be obtained by solving the equation of degree 6 in lambda। अगर आपको 6 फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको 6 वैल्यू ऑफ लैम्बडा निकालनी पड़ेंगी, जिससे हमें 6 वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा और गैमा मिले। और वो इक्वेशन क्या रहती, अल्फा अपॉन ए के जगह आ जाएगा ए एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा इधर बी स्क्वायर है, इधर डिवीजन में जाएगा तो एक बीता आएगा बी वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा। यहाँ पे क्या आएगा वाई बाय बी का स्क्वायर यानी बीटा अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो मिलेगा बी स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर। समझ रहा है ना। यहाँ से गैमा बाय सी की वैल्यू क्या आएगा, सी जेड वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा। यहाँ पे जेड स्क्वायर बाय सी था तो जेड की जगह गैमा, तो आएगा गैमा बाय सी का होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर था तो कॉमन ले लिया। अब गैमा बाय सी की वैल्यू डालो तो आएगा सी जेड वन अपॉन सी प्लस स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, तो आएगा सी स्क्वायर जेड वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे इक्वल टू 1 का फॉर्म इधर आएगा तो -1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएंगे, 6 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा आएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 हो गया था, ये हो जाएगा इक्वेशन 3 विच गिव्स 6 values of lambda using which we can find 6 values of alpha beta gamma यानी 6 कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बट जो रिक्वायर्ड 6 कोऑर्डिनेट है उनमें से 3 कोऑर्डिनेट कौन से प्लेन में लाया कर रहे हैं, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। कह रहा है 3 नॉर्मल्स फ्रॉम P to ellipsoid lie in the plane। तो आप लिखेंगे आउट ऑफ दिस 6 3 फीट, देखो 3 कोऑर्डिनेट की जगह 3 फीट्स ऑफ नॉर्मल from P to ellipsoid 1 lies on कौन सा प्लेन, x अपॉन a है वाला प्लेन प्लस y अपॉन b
plus z upon c equals to 1. That is x upon a plus y upon b plus z upon c minus 1 equals to 0. अब आप क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका पॉइंट है, ये इधर से जो भी नॉर्मल ड्रॉ किया एलिप्सॉइड 1 पे, उसका फीट ये प्लेन के ऊपर आ रहा है। और फीट की इक्वेशन आप हमेशा कोऑर्डिनेट कौन से फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा बीटा गैमा। तो अगर ये फीट ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन है यानी प्लेन का इक्वेशन है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की जगह मैं अल्फा लिख सकता हूँ, y कोऑर्डिनेट के बीटा और z कोऑर्डिनेट की जगह गैमा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर अल्फा बाय a प्लस बीटा बाय b प्लस गैमा बाय c माइनस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। और आपके पास अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू है, क्या है, अल्फा क्या है, a स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्बडा, a स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्बडा। ये पूरी वैल्यू काय की होगी आपकी, अल्फा की। ये वैल्यू डिवाइड हो रही है a प्लस बीटा की वैल्यू b स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्बडा, ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है b से, प्लस गैमा की c स्क्वायर z1 अपॉन c स्क्वायर प्लस लैम्बडा, और ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है c से, माइनस 1 इक्वल टू 0। कहां से आया ये, इक्वेशन नंबर 2 से आया। कुछ कट रहा है, a और उसका स्क्वायर कैंसिल, b और उसका स्क्वायर कैंसिल, c और उसका स्क्वायर कैंसिल। तो क्या है आपके पास, ax1 अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस by1 अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस cz1 अपॉन c स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 0। आइए इक्वेशन, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 फीट ऑफ नॉर्मल पर, यानी अभी भी 3 फीट बचे हुए हैं। तो आप लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ plane containing remaining three bits of normal from P to ellipsoid 1B। ले लेते हैं Lx plus My plus Nz equals to P, that is Lx plus My plus Nz minus P equals to 0 आ जाएगा ऐसा। इसे मैं फाइव देता हूं, दैट इज क्योंकि ये भी पॉइंट कंटेन कर रहा है आपके 3 फीट्स को, मतलब फीट के जो कोऑर्डिनेट होंगे अल्फा बीटा गैमा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x के जगह अल्फा, y के जगह बीटा, z के जगह गैमा, माइनस पी इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा l इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू अभी हमने देखे थे क्या थी, a स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्बडा, तो आएगा a स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस m इंटू b स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस n इंटू c स्क्वायर z1 अपॉन c स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस p इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 6। यानी फिर से लॉजिक लगाओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी कैन फाइंड 6 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। तो इसके अगर मैं फैक्टर निकाल लूं तो ये पहला फैक्टर 3 वैल्यू देगा और बचा हुआ फैक्टर 3 वैल्यू देंगे। आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, विच इज डिग्री 3 इन लैम्बडा। तो यहाँ से 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, विच इज ऑफ डिग्री 3 इन लैम्बडा। तो यहाँ से आपको 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो आपको अगर 6 के 6 कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लिखेंगे देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 and 6 should give original equation, should give original equation कौन सी हमारी 3। तो आप लिखेंगे therefore comparing the like
टर्म्स, तो आप दोनों की लाइक टर्म्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी x1 स्क्वायर वाली टर्म को कंपेयर करेंगे, y1 स्क्वायर वाली टर्म को कंपेयर करेंगे, z1 स्क्वायर वाली टर्म को कंपेयर करेंगे। तो मैं फिर से ये इक्वेशंस को हमारी नजरों के सामने लिख लेता हूं, बट आपको फिर से लिखना है क्या इक्वेशन, नहीं। तो ये है वो इक्वेशन जो हमें 6 वैल्यूज देता है। ये उसका पहला फैक्टर जिससे हमें 3 वैल्यू मिलने वाली है। ये हमारा दूसरा फैक्टर जिससे हमें बची हुई 3 वैल्यू मिलने वाली है। चलिए कंपेयर करना है, क्या करेंगे, मुझे x1 का स्क्वायर चाहिए। x1 का स्क्वायर कब मिलेगा, जब x1 वाली टर्म मल्टीप्लाई होंगे x1 वाली टर्म से, तो कर लो। x1 वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, a, यहाँ पे a स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, a क्यूब, यहाँ पे बच्चा l, तो आएगा a क्यूब l अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू a स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पे x1 स्क्वायर की टर्म जो है a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। सेम चीज नेक्स्ट, मुझे चाहिए y1 स्क्वायर की टर्म। y1 स्क्वायर कब मिलेगा, जब y1 की टर्म मल्टीप्लाई होंगी y1 के साथ, तो b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब इंटू m डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। ये इक्वल आएगा y1 स्क्वायर वाली टर्म से जो है बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। लास्ट z1 स्क्वायर वाली टर्म कब मिलेंगी, जब z1 मल्टीप्लाई होगा z1 से, मतलब c इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब इंटू एन डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। इक्वल आएगा z1 स्क्वायर की टर्म से, मतलब सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्डा के होल स्क्वायर से। और कांस्टेंट वाली टर्म कब मिलेंगी, जब कांस्टेंट वाली टर्म मल्टीप्लाई होंगी कांस्टेंट वाली टर्म से, तो -1 इंटू माइनस पी, दोनों मल्टीप्लाई होगी, क्या आंसर देना चाहिए, -1 आंसर देना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो बताइए यहाँ से क्या मिला आपको, देयरफॉर ए स्क्वायर और ए क्यूब में से 2 स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर कैंसिल, तो एल की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन ए। बी स्क्वायर और बी क्यूब में के 2 टर्म कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर कैंसिल, तो एम की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन बी। सी स्क्वायर और सी क्यूब में के स्क्वायर की 2 टर्म कैंसिल, सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर कैंसिल, तो एन की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन सी, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ plane containing other 3 bit of normal to ellipsoid 1 from point P is, क्या थी इक्वेशन, L x आएगा 1 अपॉन ए इंटू एक्स, x अपॉन ए आएगा, प्लस एम वाई, तो 1 अपॉन बी इंटू वाई आ जाएगा y बाय बी, प्लस एन जेड 1 अपॉन सी इंटू जेड आ जाएगा z बाय सी, माइनस पी है माइनस पी, तो आ जाएगा माइनस ऑफ -1, तो आ जाएगा +1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यही इक्वेशन प्रूव करना था आपको। था इजी, पक्के में समझा, सच में समझा, तो इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर, कितनी दे चुके हैं अभी तक, 4 5 6, तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 7 आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। बट अभी तक क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, ये हमने कर पाया अभी तक इसका पहला पार्ट सॉल्व। अब हमें जाना है इसके दूसरे पार्ट में। मैंने जो ओरिजिनल इक्वेशन दी थी इसको नहीं दिया हूं ना, एक भी इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन को इक्वेशन दिए थे क्या हम लोगों ने, नहीं दिए थे, इसे मैं दे देता हूं
इक्वेशन नंबर इसे देने के बजाय इसे देता हूं, इक्वेशन नंबर ए जो हमारे लिए क्या था, गिवन। चलिए अब क्या बोल रहा है, P लाइज ऑन लाइन। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो P है ये लाई करेगा आपकी इस लाइन पे। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप कभी भी एक पॉइंट से नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, एक कोन बनता है। पढ़े थे ऐसा आप लोगों ने? तो चलिए पहले मैं आपको इसकी ज्वाइंट इक्वेशन निकाल लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि आपके 3 फीट इस प्लेन में लाया कर रहे हैं, है 3 फीट इस पे लाया कर रहे हैं और 3 फीट इस पे लाया कर रहे हैं। है ऐसा? तो आप लिखेंगे एज 3 फीट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम P to ellipsoid 1 lies on plane x upon a plus y upon b plus z upon c minus 1 equals to 0, जिसको हमने a दिया है, and other 3 on x upon a plus y upon b plus z upon c plus 1 equals to 0। ये इक्वेशन 7 आ गया। ये पहले प्लेन का लोकस हो गया, दूसरे प्लेन का जो प्लेन फॉर्म हो रहा वो हो गया। अब मुझे चाहिए कि 6 के 6, तो मैं क्या करूंगा, दोनों की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप लेंगे देयरफॉर दिस 6 फीट्स लाई ऑन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c माइनस 1 इंटू x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। याद है ना, जैसे आपको दो इक्वेशन दिए, u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0। तो जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, u इंटू v इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। अब देखो ये पूरी वैल्यू सेम दिख रही मुझे, तो मैं इसे a ले सकता हूं, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं 1 को b ले सकता हूं। तो कौन से फॉर्म में आ गए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या रहता फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z माइनस c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन आया यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, कौन सा लग रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, आएगा एक्स वाई अपॉन ए बी, प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, आएगा वाई जेड अपॉन बी सी, प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी, आएगा एक्स जेड अपॉन ए सी, और माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे जो आपका पॉइंट है ये आप क्या निकाल रहे हो, 6 फीट का, और ये जो फीट है ये किसके ऊपर आते हैं, एलिप्सॉइड के ऊपर आते हैं। तो एलिप्सॉइड की इक्वेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या रहती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसके जगह में लिख सकता हूँ 1 प्लस 2xy अपॉन ए बी प्लस 2yz अपॉन बी सी प्लस 2xz अपॉन ए सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो मिला 2xy अपॉन ए बी प्लस 2yz अपॉन बी सी प्लस 2xz अपॉन ए सी इक्वल्स टू 0। मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, मतलब मैं पूरी इक्वेशन को a b c बाय 2 से कर रहा हूं मल्टीप्लाई। आपको पेपर में मल्टीप्लाई करके दिखाना है क्या, नहीं, मैं आपके समझने के लिए कर रहा हूं। तो मैंने a b c बाय 2 से पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, मैंने a b c बाय 2 से दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, मैंने a b c बाय 2 से तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, और 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो चलिए यहीं पे काट के लिख लेते हैं, फिर अगले पेज में सिर्फ वैल्यू को लिखेंगे। ए बी कैंसिल, 2 2 कैंसिल,
BC कैंसल, 2 2 कैंसल, AC कैंसल, 2 2 कैंसल, तो क्या बचा आपके पास C इंटू एक्स वाई प्लस A इंटू वाई जेड प्लस B इंटू एक्स जेड इक्वल्स टू 0। ये बची आपकी इक्वेशन जिस पे आपके 6 के 6 फीट आ रहे हैं। इक्वेशन 7 तक यूज कर लिया था, मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 8। दे देंगे ऐसा, पर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, बट द pit but the 6 feet of normal to ellipsoid from point P x1 y1 z1 form a कौन। पढ़े थे हम लोगों ने कल, पहला क्वेश्चन शायद ऐसे ही सॉल्व किया था, जब हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि वो फॉर्म करता है एक कोण। कोण की इक्वेशन क्या रहती, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर x1 अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन y1 इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू z1 अपॉन जेड। याद है, इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म का आपने एक इक्वेशन फाइंड आउट किया हुआ था, मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 9। लिख सकते हैं ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड, तो पूरी इक्वेशन को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज क्या आएगा, एक्स एक्स कैंसिल आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर x1 इंटू वाई जेड प्लस यहाँ पे वाई वाई कैंसिल आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 इंटू एक्स जेड प्लस यहाँ पे जेड जेड कैंसिल आएगा, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर z1 इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू 0। समझा है ना, यही इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि हमें पता है कि जो 6 फीट ऑफ नॉर्मल रहते हैं वो हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, एक कोण फॉर्म करते हैं। तो ये कोण जो फॉर्म हो रहा है इसकी वर्टेक्स कहां पे होती है, P पे होती है। तो आपको अब इसकी वर्टेक्स के लिए निकालना है, तो बड़ा आसान है, कंपेयर कर लो आपकी करस्पॉन्डिंग टर्म को, क्योंकि ये भी आपका बना रहा है कि 6 फीट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बना रहे हैं, यहाँ पे भी बता रहा है कि 6 फीट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बना रहे हैं, है ना। तो आप कंपेयर करेंगे, तो आप कंपेयरिंग इक्वेशन 8 एंड 10 करेंगे। तो देखिए अब कैसा कंपेयर होगा, yz वाली टर्म कंपेयर होंगी yz वाली टर्म से, तो yz वाली टर्म का कोएफिशिएंट a अपॉन yz वाली टर्म का कोएफिशिएंट हमारी इसमें ऊपर की ओर है आंसर की नीचे की ओर है, उनको जो रिक्वायर्ड आंसर है उसमें ऊपर की ओर है, तो हम पहले इनकी टर्म को लिखेंगे। तो चलिए इसके yz वाली टर्म क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर x1, इसकी yz वाली टर्म ए, ये इक्वल आएगा xz वाली टर्म, इसकी xz वाली टर्म क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन इसकी xz वाली टर्म b, ये इक्वल रहेगा इसकी xy वाली टर्म और इसकी xy वाली टर्म से। इसकी xy वाली टर्म क्या है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू जेड अपॉन इसकी xy वाली टर्म क्या है, सी, कुछ कट रहा है, ए उसका स्क्वायर कैंसिल, बी उसका स्क्वायर कैंसिल, सी उसका स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, ए इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर x1, बी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1, सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर z1। ये आपको इक्वेशन मिली जब आपने क्या लिया, दोनों के दोनों 6 फीट ऑफ परपेंडिकुलर जो कर्व बना रहे उनको कंपेयर किया, क्योंकि ये भी मुझे तब मिला जब मैंने 6 फीट ऑफ नॉर्मल को सॉल्व किया, और मुझे पता है कोण भी कब बनता है, जब हम 6 फीट ऑफ नॉर्मल के लोकस को लेते हैं। अब यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो अगर मैं उसका लोकस ले लूं तो आप लेंगे देयरफॉर
द लोकस ऑफ पॉइंट P x1 y1 z1 इज क्या आ जाएगा a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर x1 की जगह x, b इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 की जगह y, c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर z1 की जगह z। और ये आपको प्रूव करना था कि P lies on the line a into b square minus c square x, b into c square minus a square y, c into a square minus b square z। तो ये हो गया आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। क्वेश्चंस आसान है, बट ये है कि हाँ आपको कुछ चीजें जो आपने पहले पढ़ी हुई है वो अगर याद है तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है एनवेलपिंग कोन। The equation of enveloping cone from x1 y1 z1 to the central conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1 is ax square plus by square plus cz square minus 1 into ax1 square plus by1 square plus cz1 square minus 1 equals to a into xx1 plus byy1 plus czz1 minus 1 का होल स्क्वायर। आपको याद है हम लोग एनवेलपिंग कोन कैसे निकालते थे? हमेशा जो भी सरफेस दिया हुआ है उसको एस डाल दो, फिर x1 y1 z1 को रिप्लेस कर दो, तो s इंटू s1 ये इक्वल आता है टी स्क्वायर, जहाँ पे टी क्या होता है टैंजेंट। तो अगर आप ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा? एनवेलपिंग कोन मिल जाएगा। तो याद है, तो ये है हमारा सरफेस, फिर सरफेस 1 मतलब x के जगह x1, y के जगह y1, z के जगह z1 डाल दिए और इक्वल टू टी का स्क्वायर। टैंजेंट कैसे निकालते हैं? x स्क्वायर की जगह x इंटू x1, y स्क्वायर की जगह y इंटू y1, z स्क्वायर की जगह z इंटू z1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ये लिख दिया क्या, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस 1 का होल आएगा। चलिए अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत आसान टॉपिक है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट from which three mutually perpendicular tangents can be drawn to the surface एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए जब भी हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करते हैं आपके सरफेस को, उनका जैसे हम लोकस लेते तो हमें क्या मिलता है? एनवेलपिंग कोन मिलता है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट ड्रॉ करना है इस सरफेस पे, और जो पॉइंट से आप सरफेस पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उनका क्या निकालना है? लोकस निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन सरफेस इज, क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट इज, मैं इसे ऐसे डिनोट कर देता हूं, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद लेट x1 y1 z1, इसको नाम p देता हूं, लेट p x1 y1 z1 बी द पॉइंट फ्रॉम विच 3 म्यूचुअली perpendicular tangents are
drawn to surface 1। तो आप P को क्या बना सकते हैं, आपका वर्टेक्स बना सकते हैं, कर सकते हैं। आप P को ले लेंगे वर्टेक्स और यहां से बना लेंगे आपका एनवलपिंग कोन बना लेंगे, क्योंकि आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और जैसे आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप जैसे लोकस लेंगे टैंजेंट का तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एनवलपिंग कोन मिलेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर S1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, जहां जहां पे x उसकी जगह x1 तो आएगा ax1 का स्क्वायर प्लस b y1 का स्क्वायर प्लस c z1 का स्क्वायर माइनस 1। और टेंजेंट की वैल्यू निकाल लो। टेंजेंट क्या रहता, a इंटू एक्स x1 प्लस b इंटू y y1 प्लस c इंटू z z1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ enveloping cone to surface 1 with vertex P x1 y1 z1 is क्या रहता फॉर्मूला, s इंटू s1 इक्वल टू t स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको, s की वैल्यू क्या है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर माइनस 1 इंटू s1 क्या है ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 आएगा इक्वल टू t का स्क्वायर। t की वैल्यू क्या है a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। तो ये आ गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। आगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, आपको लोकस निकालना उस पॉइंट का जहां से आप 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट ड्रॉ कर सके। और कंडीशन फॉर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट क्या था कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पढ़े ये सब चीजें हमने, आप भूलते तो नहीं जा रहे आगे की चीजें पढ़ते पढ़ते। तो आप लिखेंगे दिस सरफेस will have 3 mutually perpendicular tangent if coefficient of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए तो एक्स स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे, यह है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर के साथ पहले कौन मल्टीप्लीकेशन में है a, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a भी है, बट ये पूरा ब्रैकेट भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा ब्रैकेट भी मल्टीप्लीकेशन आएगा a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर प्लस c z1 स्क्वायर माइनस आ गया। आप जब यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए a x इंटू x1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो आएगा a का स्क्वायर यानी आएगा a स्क्वायर x1 का स्क्वायर। और हमको कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए, इक्वल टू 0 का फॉर्म रहता है, तो पहली वैल्यू यहाँ पे प्लस में, इधर जाएंगी तो माइनस में, तो आएगा माइनस, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a स्क्वायर x1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पूरा कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या आएगा, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप, b इंटू x1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर प्लस सी z1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू यहाँ पे प्लस, इधर जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस बी स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर क्या आएगा c इंटू ax1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर प्लस सी z1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस सी स्क्वायर z1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। समझा ना कैसे सॉल्व किए, ये पूरा ब्रैकेट ओपन होगा तो a इंटू ये पूरा ब्रैकेट इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे जब आप स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएंगे, इधर प्लस इधर गया तो माइनस, पूरे इससे एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा। हम पूरी इक्वेशन सॉल्व करते बैठेंगे क्या, नहीं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हमारे पास उतनी जगह रहती है कि पेपर में नहीं, तो हमें थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना। तो चलिए अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कीजिए और आंसर को फाइंड आउट कीजिए क्या आता है।
बताइए, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस ए बी y1 का स्क्वायर प्लस ए सी z1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस बी जाएंगे अंदर तो ए बी x1 का स्क्वायर प्लस बी बी यानी बी स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस बी सी z1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर y1 का स्क्वायर सी जाएंगे अंदर तो ए सी x1 का स्क्वायर प्लस बी सी y1 का स्क्वायर प्लस सी इंटू सी स्क्वायर z1 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर z1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x1 स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर y1 स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर z1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर z1 स्क्वायर कैंसिल। अब ढूंढो x1 का स्क्वायर कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। मुझे x1 का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, x1 का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए दोनों जगह से x1 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a, तो a सामने से बाहर निकाल लेता हूँ। तो पहले तो a निकल गया सामने से, x1 का स्क्वायर निकल गया पीछे से, तो यहाँ से क्या बचा, b प्लस सी बचा। सिमिलरली अब ढूंढो y1 का स्क्वायर, यहाँ पे है y1 का स्क्वायर, यहाँ पे है y1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, b को निकाल लो बाहर तो बचेगा a प्लस सी इंटू y1 का स्क्वायर बचा। और लास्ट टर्म मुझे यहाँ पे भी z1 का स्क्वायर दिख रहा है, मुझे यहाँ पे भी z1 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी c, यहाँ पे भी c, c निकल गया बाहर, a प्लस बी इंटू z1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, उधर जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे निकाले समझा, सच में समझा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन को a इंटू बी इंटू सी से। तो एक तो आप इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक पॉसिबल आंसर है। आपको क्या निकालना है, लोकस निकालना है, लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट इज ड्रॉन। कहां से ड्रॉ किया आपने, पॉइंट x1 y1 z1 से, तो उसका लोकस निकालना था। आप लिखेंगे देयरफॉर द लोकस ऑफ पॉइंट P x1 y1 z1 इज, x1 के जगह x आएगा a इंटू बी प्लस सी एक्स का स्क्वायर, b इंटू ए प्लस सी y1 के जगह y का स्क्वायर प्लस c इंटू ए प्लस बी z1 के जगह z का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। एक ये पॉसिबल आंसर है, या तो आप डिवाइड कर देते ए बी सी से, तो ए कैंसिल आ जाएगा, तो आएगा बी प्लस सी अपॉन बी सी एक्स स्क्वायर, ए प्लस सी अपॉन ए सी वाई स्क्वायर, ए प्लस सी इंटू ए बी, ए प्लस बी इंटू ए बी अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी। एक वो पॉसिबल आंसर है। तो उम्मीद है समझा हूं, इजी है क्वेश्चन। तो दिख रहा है ना लोकस निकालना कितना आसान रहता है। चलो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो है द सेक्शन ऑफ द enveloping cone of the ellipsoid, section of the enveloping cone of the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1, whose vertex is P by the plane z equals to 0 is पहला पैराबोला और दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए अब क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले तो एक एनवलपिंग कोन बनाना है इस एलिप्सॉइड को, जिसकी वर्टेक्स रहेंगी पी को मैं ले लूंगा x1 y1 z1 लेना है। तो पहले एनवलपिंग कोन तक जाते हैं, एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं देखते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे द गिवन एलिप्सॉइड इज क्या है,
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 दैट इज, मैं इसी को ऐसा लिख सकता एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ enveloping cone to ellipsoid 1 having vertex p x1 y1 z1 is क्या रहता है इक्वेशन, s इंटू s1 इक्वल्स टू t का स्क्वायर, वेयर s की वैल्यू क्या रहती, s रहता है ये पूरी इक्वेशन। तो आ गया एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस s1 क्या रहता, x के जगह x1 डाल दो, y के जगह y1 डाल दो, z के जगह z1 डाल दो, और t क्या रहता, t रहता है कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x इंटू x1 से, डिवीजन में ए स्क्वायर जैसा था वैसा, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y इंटू y1 में, डिवीजन में बी स्क्वायर जैसा था वैसा, जेड स्क्वायर को रिप्लेस कर दो z इंटू z1 में, डिवीजन में सी स्क्वायर जैसा था वैसा, और ये -1 जैसा है वैसा। तो बताओ इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन क्या बन जाएंगे आपके पास, s यानी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 इंटू s1 जो है x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 इक्वल्स टू t का स्क्वायर, यानी आएगा x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस z इंटू z1 अपॉन सी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। आ गया, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये हो गया हमारी एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन। अब देखो बोल रहा है ये एनवेलपिंग कोन को एक प्लेन आके काटने वाला है। क्या कह रहा है, द सेक्शन ऑफ एनवेलपिंग कोन whose vertex is p by the plane z equals to 0, यानी आप प्लेन z equals to 0 आपके इसको काटने वाले हैं। तो आप लिखेंगे दिस सरफेस, this surface will meet plane z equals to 0 at, कैसे निकालते हैं, जहां जहां पे z है उसके जगह 0 रख दो, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, जेड के जगह आ गया 0, तो कुछ भी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, -1 इंटू x1 का स्क्वायर बाय स्क्वायर y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 इक्वल टू, यहाँ पे भी जहाँ पे z है उसके जगह रख दो 0, आ जाएगा x इंटू x1 बाय स्क्वायर प्लस वाई इंटू y1 बाय बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। आगे अब आपको प्रूव करना है कि पहला ये जो सेक्शन है यानी z इक्वल टू 0 डालने के बाद जो इक्वेशन मिली ये रिप्रेजेंट करेगा एक पैराबोला का और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमें सबसे पहले बताना है कि ये पैराबोला की इक्वेशन जैसा कब दिखेगा। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो इसे अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, x1 का स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 इंटू वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और -1 इंटू x1 का स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या आएगा a स्क्वायर, आएगा x स्क्वायर
x1 का स्क्वायर बाय a का पावर 4 प्लस y1 का स्क्वायर तो आएगा y1 y स्क्वायर y1 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा b का पावर 4 प्लस c का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बताएगा ट्वाइस ऑफ xy x1 y1। ये इसे सॉल्व क्यों कर रहा हूं अभी समझाता हूँ। डिवीजन में a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर उसके बाद ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी आएगा -2 टाइम x1 बाय ए स्क्वायर, फिर ट्वाइस ऑफ ए सी आएगा -2 टाइम y1 बाय बी स्क्वायर। आएगा इस तरीके से। यहां तक इक्वेशन में किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो चलिए बताइए क्या मिल रहा है हमें यहां से। हमें यहां से मिल रहा है यहाँ पे x वाली टर्म प्लस में, उधर जाएंगी तो माइनस में, तो क्या मिलेगा x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 जैसा था वैसा। अब यहाँ पे देखिए अली वैल्यू प्लस में, इधर जाएंगी तो माइनस में। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकता हूं आराम से, है ना। मैंने इसको सेपरेट कर दिया। यहाँ पे a का पावर 4 था, a के स्क्वायर इसके डिवीजन में, a के स्क्वायर इसके डिवीजन में, प्लस x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर जैसा था वैसा। यहाँ पे वैल्यू प्लस में, इधर गई तो माइनस में, तो क्या आ जाएगा y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसको भी सेम तरीके से तोड़ दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये होगी मेरी दोनों स्क्वायर वाली टर्म। फिर उसके बाद देखो एक्स वाई वाली टर्म भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, इधर प्लस उधर गया तो माइनस, तो आ जाएगा -2 xy -2 xy x1 y1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आ गया ऐसा। उसके बाद ये वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लीजिए, जो बची हुई है यहाँ पे था +1, इधर जाएगा तो -1, इधर माइनस प्लस, तो प्लस 2x(x1) बाय ए स्क्वायर प्लस 2y(y1) बाय बी स्क्वायर, इधर +1 इधर गया तो -1 इक्वल्स टू 0। आया ऐसा। देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जैसे ही कॉमन लूंगा प्लस x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे वैल्यू y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 इंटू y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर -2 xy x1 y1 बाय स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2x x1 बाय ए स्क्वायर प्लस 2y y1 बाय बी स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। आ गया। इसे देते हम इक्वेशन नंबर 4। अब इसे इतनी ज्यादा इज्जत क्यों दिए कि इतना ज्यादा सॉल्व किया हमने। देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है जैसे आपने z के जगह 0 डाल दिया, ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया xy प्लेन में, यानी 2 डायमेंशन में आ गया। अब 2 डायमेंशन में पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कुछ कंडीशंस होती है। जैसे एक इक्वेशन इस तरीके की है, तो अगर एक इक्वेशन है द इक्वेशन ऑफ कोनिक जो इस फॉर्म में ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey प्लस f इक्वल्स टू 0, दिस represents a parabola if b² - 4ac की वैल्यू आती है 0। तब आप देखिए यहाँ पे हमें है ना हर एक टर्म की जरूरत थी, स्क्वायर वाली
और x y वाली। तो करके आपको यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ा ताकि आप ये x इंटू वाई वाली टर्म निकाल सके। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, हमें x इंटू वाई प्रोडक्ट वाली टर्म की जरूरत थी क्या? नहीं, हमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट चाहिए थे। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट की कंडीशन क्या रहती? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर कितना आना चाहिए? 0। तो यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म्स की जरूरत थी क्या? नहीं। बट क्योंकि यहाँ पे पैराबोला पूछा है, अगर एक बार को सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पूछता तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? नहीं, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए भी क्या कंडीशन रहती? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पैराबोला पूछा हुआ है और पैराबोला में x इंटू वाई वाली टर्म की भी जरूरत पड़ती है, तो करके आपको इसे सॉल्व करना पड़ा। तब देखो x स्क्वायर के साथ वाली टर्म जो भी रहती है, तो x स्क्वायर के साथ वाली टर्म जो भी रहती है उसे हम लेते हैं कैपिटल ए। y स्क्वायर के साथ वाली टर्म जो भी रहती है उसे हम लेते हैं कैपिटल सी। और एक्स वाई के साथ वाली टर्म यह है पूरा एक्स वाई के साथ जो भी रहती है उसे हम लेते हैं बी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला इफ। कब आएगा? जब b का स्क्वायर, ये पूरी b की वैल्यू, तो -2 x1 y1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर -4 टाइम्स ac आएगा -4 टाइम्स a की वैल्यू क्या है? y1 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बाय c स्क्वायर -1 डिवाइड बाय a स्क्वायर इंटू c की वैल्यू क्या है? x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर -1 और डिवीजन में b स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या मिलेगा यहाँ पे? माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, x1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे वाली वैल्यू माइनस में उधर जाएंगी तो प्लस में आ जाएगा +4 टाइम्स y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 डिवीजन में a स्क्वायर है तो इसे बाहर लिख देता हूं और यहाँ पे डिवीजन में b स्क्वायर है इसे भी सामने लिख देता हूं। x1 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 नहीं आएगा क्योंकि हमने इसी वैल्यू को इधर शिफ्ट किया है। यहाँ पे दोनों के 4 कैंसिल, डिवीजन का a स्क्वायर कैंसिल, डिवीजन का b स्क्वायर कैंसिल। तो बताइए क्या बचा यहाँ से बचा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर बाय स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू, चलिए ब्रैकेट को ओपन कीजिए, पहली वैल्यू जाके पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर बाय स्क्वायर b स्क्वायर, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी तो आएगा प्लस y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर c स्क्वायर, पहली वैल्यू तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा माइनस y1 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर, पहली वैल्यू का हो गया, दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो z1 स्क्वायर c स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस x1 स्क्वायर z1 स्क्वायर बाय स्क्वायर c स्क्वायर, दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो आएगा z1 इंटू z1 का स्क्वायर इंटू z1 का स्क्वायर, तो z1 के स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर का स्क्वायर, और तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस z1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर, उसके बाद लास्ट -1 जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आपके अभी तक बना पाए हम लोग। अब देखो यहाँ पे वैल्यू प्लस में, इधर जाएंगी तो माइनस में, तो प्लस x1 स्क्वायर y स्क्वायर बाय स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाली वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर z स्क्वायर माइनस y1 बाय बी स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय z1 स्क्वायर इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे
यहाँ पे पहली वैल्यूज में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहाँ पे z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को ले लेता हूँ बाहर। तो यहाँ से क्या बचा? x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दूसरे वाले से क्या बचा? y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। प्लस तीसरे वाले से क्या बचा? z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। बचा ऐसा। और यहां से भी अगर मैंने z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को बाहर ले लिया तो बचेगा -1 बचा। सेम चीज देखिए फिर से क्या क्या वैल्यू बची है मेरे पास। मैं यहां से माइनस साइन को ले लेता हूं बाहर। तो जैसे ही माइनस साइन को बाहर लिया मैंने तो यहां से क्या बचा? x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहां से क्या बचा? y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यहां से क्या बचा? z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और क्योंकि मैंने माइनस साइन को बाहर लिया तो प्लस की जगह हो जाएगा -1 और इक्वल्स टू 0। क्योंकि वाली वैल्यू दोनों कट गई तो राइट हैंड साइड में आ गया इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट यहाँ पे भी है, ये ब्रैकेट यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो तो आ जाएगा x1 स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 इंटू z1 बाय सी स्क्वायर माइनस, यहाँ से पूरा ब्रैकेट बाहर निकल गया तो 1 इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता? जब पहला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 हो या तो दूसरा ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 आएगा। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं। बट पहला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 आ सकता क्या? नहीं आ सकता। क्यों? देखिए x1 y1 z1 ये क्या है? वर्टेक्स ऑफ P है, यानी ये पॉइंट एलिप्सॉइड के बाहर है जहां से आप एनवेलपिंग कोन बनाने की कोशिश कर रहे हो। यानी x1 y1 z1 ये पॉइंट एलिप्सॉइड के ऊपर नहीं है तो एलिप्सॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते क्या? नहीं कर सकते। यानी x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। और अगर इनकी वैल्यू 1 नहीं आ सकती तो वाला आंसर इक्वल टू 0 आ सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे बट x1 y1 z1 do not lie on ellipsoid 1। This implies x1 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं आ सकती। इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये होगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1 की वैल्यू आनी चाहिए 0, यानी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, या तो इधर माइनस इधर क्या तो प्लस, तो z1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगी सी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर, तो z1 की वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस सी। हमसे पूछा है लोकस ऑफ पॉइंट, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लोकस ऑफ P x1 y1 z1 इस क्या आ जाएगा? z1 की जगह z, तो आ जाएगा z इक्वल टू प्लस माइनस सी। यानी ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा एक पैराबोला। कब? जब z रिप्रेजेंट करेगा इक्वल टू सी। नेक्स्ट हमें क्या बताना है कि ये रिप्रेजेंट करे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो चलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए अब कंडीशन निकालते हैं। तो आपने इक्वेशन कहां पे निकाला था? ये निकाला था। तो आप लिखेंगे 4 will represent rectangular hyperbola आपको फिर से इक्वेशन लिखना है क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन 4 will represent rectangular hyperbola if क्या रहती कंडीशन? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? ये पूरी वैल्यू, यानी 1/a स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर -1।
इंटू सॉरी प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा 1/b² इंटू x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर -1। इसकी वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। पूरी इक्वेशन को a² b² से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले इसमें a² कैंसिल, तो b² जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो b² कैंसिल, तो आएगा y1 का स्क्वायर प्लस b² z1 का स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस b²। सेकेंड इसमें a² b² तो b² कैंसिल, तो a² जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो आएगा x1 का स्क्वायर प्लस a² z1 का स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस a² इक्वल्स टू 0। क्या किया समझा, मैंने किया मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय a² इंटू b²। तो बताइए क्या मिला आपको यहाँ से, पहला है x1 का स्क्वायर, दूसरा है y1 का स्क्वायर, तीसरा देखो इसके भी डिवीजन में c स्क्वायर, इसके भी डिवीजन में c स्क्वायर, डिवीजन में आ गया c स्क्वायर, ये भी z1 का स्क्वायर, ये भी z1 का स्क्वायर, यहाँ पे बचा a² प्लस b²। बचा, समझा मैंने क्या किया, वैल्यू को कर दिया कॉमन। कर सकते हैं ऐसा, इसके भी डिवीजन में c स्क्वायर, इसके भी डिवीजन में, डिवीजन से c स्क्वायर बाहर निकाले, न्यूमरेटर में z1 स्क्वायर, न्यूमरेटर में z1 स्क्वायर, न्यूमरेटर से z1 स्क्वायर को निकाले बाहर, यहाँ पे बचा a² प्लस b² इक्वल टू यहाँ पे माइनस a² इधर गया प्लस a², यहाँ पे माइनस b² इधर गया प्लस b² डिवाइड बाय a² प्लस b²। तो क्या आएंगे इक्वेशन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया a² प्लस b² से प्लस a² प्लस b² a² प्लस b² कैंसिल, तो आएगा z1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर, a² प्लस b² a² प्लस b² कैंसिल, तो आ गया इक्वल्स टू 1। फाइनल आंसर आप लिखेंगे therefore the locus of point P x1 y1 z1 is x1 को रिप्लेस करो x से, y1 को रिप्लेस करो y से, और z1 को रिप्लेस करो z से। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।